हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग साथियों आशा करते हैं आप सबकी पढ़ाई लिखाई मस्त जबरदस्त और जिंदाबाद चल रही है साथियों इससे पहले हम लोगों ने अभी जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग घटना चक्र पढ़ रहे हैं दोस्तों। घटना चक्र हिस्ट्री का एक घटना चक्र चल रहा है। हिस्ट्री घटना में हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने इधर हाल ही फिलहाल मुगल काल को स्टार्ट किया था कल का ना। तो कल हम लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा, हुमायूं के बारे में पढ़ा, उसके बाद शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा और आज जो हम पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में पढ़ेंगे और आगे भी राजा राजा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग दोस्तों अकबर के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अकबर अकबर का जो है शासनकाल शुरू होता है दोस्तों 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था साथियों? अक्टूबर का जो अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोटा के राजा वीरासाल के महल में हुआ था। ठीक है, 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित किया गया। ठीक है, बादशाह उस समय इसकी आयु मात्र कितनी 14 वर्ष की उम्र थी। 14 वर्ष की उम्र में मात्र ये क्या कहते हैं वहाँ का बादशाह बन गए दिल्ली का। ठीक है, शाह अब्दुल माली ने अकबर के राजाभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। बोलेगा कौन ऐसा सरकार था जो कौन ऐसा राजा था जिन्होंने क्या अकबर के राज्याभिषेक में शामिल होने से इनकार किया था? उसका नाम था शाह अब्दुल माली। क्या नाम था उसका? शाह अब्दुल माली था। ठीक है, हुमायूं ने इसे क्या कहते हैं हुमायूं इसे फर्जंद पुत्र पुकारता था। बैरम खां लेकिन अकबर का संरक्षक था। बोलेगा अकबर का संरक्षक कौन था भैया? बैरम खां था। अकबर ने इसे अपना वकील वजीर नियुक्त किया था। ठीक है, उसे एक खान की उपाधि भी विभूषित किया था, मतलब दिया था। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाड़ राजपूतों से अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह की यात्रा हेतु जा रहे थे तो सगनौर के नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारी मल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ था। उसे अकबर की अधीनता स्वीकार की और उसने अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई लोकलित प्रथम जोधाबाई नाम उनका है का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की थी। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह कर लिया। ठीक है, यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार बिहारी मल मासल पहला राजपूत राजा था जिसने अपनी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। यह इसकी राजपूत को राजकुमारी से शहजादे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, इसी के थी राजकुमारी क्या कहते हैं जोधाबाई अकबर से जो जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, आइए अकबर पर आगे पढ़ते हैं। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्ती संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती का अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। ठीक है, अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उन्होंने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जाजिया कर को समाप्त कर देता था। बोलेगा दास प्रथा किसने समाप्त किया था भैया? दास प्रथा जो अकबर ने समाप्त किया था 1562 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1564 ईस्वी में इन्होंने जाजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को भी रोकने का प्रयत्न किया था। उसने यह आज्ञा दिया था कि आदमी एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरी विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बांध्य हो। ठीक है, महमा अनगा के पुत्र आदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतम खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज के योग्य शासिका थी। दुर्गावती कौन थी भैया? तो गोंडवाना हिंदू राज की योग्य शासिका थी। अकबर का आक्रमण 1562 ईस्वी में फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर के रानी में आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, अकबर के आक्रमण से उन्होंने फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर महिला ने विचरानी ने क्या आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक रामचंद्र सेन ने भाद्रा जून में मुगल सेनाओं का सामना किया था लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवान जाना पड़ा था। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोगों का अकबर के रिलेटेड बातें था। जैसे से हम आगे बढ़ते जाते हैं जो भी इससे बात रिलेटेड आएगा उसको हम क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में इसको देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बिठाया गया? बताइए कौन सा वह स्थान था जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की जानकारी मिलती है और उसे वहीं पर राजगद्दी में बिठाया हुआ था? कालानौर में उसकी जानकारी मिलती है कि हुमायूं भैया मर गए। ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त था। ठीक है, इस अवसर पर बैरम खां उसके संरक्षक के रूप में कार्यरत था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब में गुरदासपुर जिले के निकट कौन था कालानौर नामक स्थल पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया था। ठीक है, उस समय अकबर की आयु कितनी थी? 14 वर्ष की थी। ठीक है, अकबर कब राजगद्दी पे बैठा था? अकबर जो है भैया 1556 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा था। अकबर का जानते हैं नाम क्या था? इसका नाम था भैया जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था फुल नाम। ठीक है,
चलिए 1556 ईस्वी में अकबर क्या राजगद्दी पे बैठ गया, मात्र 14 वर्ष की उम्र में था। उस टाइम कहाँ पे था, इसकी कहाँ जानकारी मिला, कलन और गुरदासपुर जिले में इसकी जानकारी मिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर के मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? उन्होंने राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। राणा प्रताप को क्या अपने अधीन लाने के लिए उन्होंने क्या करता? हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का क्या उद्देश्य था? तो भैया राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ठीक है, देखिए हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने 1576 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों से राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। ठीक है, मान सिंह ने मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोकुंडागढ़ से 14 मील दूरी हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उत्तर आया। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें राणा राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों की शरण लेनी पड़ी। ठीक है, बोलेगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था भैया? हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1576 ईस्वी में। अकबर के इधर से मान सिंह और इधर से राणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? राणा प्रताप और महाराणा प्रताप और क्या कहते हैं 1576 ईस्वी में क्या नाम था इसका? जय सिंह, मान सिंह। इसके अकबर के दर से कौन था भैया? मान सिंह के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे बताइए? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे भैया? हकीम खान थे। कौन थे? हकीम खान थे। देखिए भैया, महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। उधर से अकबर का सेनापति कौन था भैया? मान सिंह थे। कौन थे? मान सिंह। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था भैया? 1576 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था साथियों, क्या बोलते हैं, कौन सा पहाड़ी था वो भैया? गोकुंडा गढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी के दर्रे में हुआ था। गोकुंडा गढ़ से 14 मीटर दूर का हल्दी घाटी दर्रे में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। बताइए, महाराणा प्रताप की ओर से कौन सेनापति था भैया? बैराम कौन सा था भैया? हकीम खान। कौन था? हकीम खान। बैराम खान कौन था भैया? वो अकबर का संरक्षक था। ठीक है, हकीम खान क्या महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला थी था, क्या सेनापति था। और अकबर की ओर से लड़ने वाला सेनापति कौन था? मान सिंह था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था बताइए? हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था बताइए? कौन था? हकीम सूर था। हकीम सूर जस्ट पढ़े हैं हम लोग, हकीम खान थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप राजपूत सेना का सेनापति कौन था? हकीम खान। कौन गया? हकीम खान सूर था। ठीक है, दिए गए मानचित्र में छायांकित भाग एक कला विधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। एक स्वतंत्र देश का परिचायक है, तब बी एक नगर की स्थिति दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी तरह जानकारी देता है बताइए? कौन सा जानकारी देता है भैया? डी नंबर देगा। ठीक है, 1605 ईस्वी में अकबर, ए में गोंडवाना होगा, ए में गोंडवाना, और बी में क्या ये हो गया? कौन? गोंडवाना क्षेत्र हो जाएगा। और बी में कौन सा हो जाएगा? लाहौर। ये हो जाएगा लाहौर, ये लाहौर क्षेत्र हो जाएगा सर। लाहौर इधर है, लाहौर क्षेत्र हो जाएगा, ये गोंडवाना क्षेत्र ये हो जाएगा। ठीक है, उपयोग मानचित्र 1605 ईस्वी में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ठीक है, एवं उसमें ए संकेत को गोंडवाना राज्य चिन्हित करता है। ए कहाँ था भैया? ये गोंडवाना क्षेत्र है। ठीक है, ये गोंडवाना क्षेत्र है, और ये कहाँ? लाहौर क्षेत्र। बी कौन सा हो गया भैया? लाहौर क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरी से स्थापित किया था वो कौन था भैया? वो था कछवाहा। कछवाहों से किया था उन्होंने, कछवाहों से प्रथम बार विवाह किया था उन्होंने। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा में हेतु जा रहे थे, उस टाइम तो सांगनेर नामक स्थान में 1562 ईस्वी में सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा कौन था भैया? बिहारी मल। आमेर का राजा कौन था भैया? बिहारी मल। आमेर का राजा बिहारी मल की पुत्री कौन थी? जोधा भाई से उन्होंने अपनी शादी की अधीनता को स्वीकार किया था। ज्येष्ठ पुत्री का नाम था भैया? हरखा बाई या जोधा बाई नाम था। ठीक है, तो चलिए यहीं पहुंचा, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया? तब ये कौन? कछवाहा परिवार ने। किसने? कछवाहा परिवार ने। ठीक है, किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु गए थे? कौन? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। कौन गया भैया? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। एक नंबर, शेख मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह से आमेर से वापस लौटे थे। वहीं सांगनेर का स्थान पे क्या नाम है? सांगनेर स्थल पे क्या कहते हैं? राजा कौन था वो? कौन सा राजा था? जोधा बाई के पिताजी का क्या नाम था भैया? क्या नाम था? बिहारी मल का बेटी ही थी जोधाबाई, उन्हीं से शादी के विवाह का प्रस्ताव दिया। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। निम्नलिखित में से किसने अकबर को स्वयं मारा था बताइए? निम्नलिखित में किसे अकबर ने स्वयं मारा था? अच्छा, अकबर ने स्वयं किसको मारा था? वो अपने अधम खां को मारा था। ठीक है, अधम खां को मारा था। ठीक है, अधम खां को इसलिए महागामा की पुत्र था अधम खां, उन्हीं को उन्होंने स्वयं अपने हाथों से मारा था, क्योंकि इन्होंने इसके प्रधानमंत्री को मार दिया था। ठीक है, क्योंकि अकबर के प्रधानमंत्री को अलग खां की हत्या किया था इन्हें अधम खां ने, इसलिए उसको मारा। ठीक है,
राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता एवं स्वीकार नहीं की थी, बताइए। किसने संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, बताइए। आमिर। आमिर तो भैया कर ही रहता, अपने बेटी की शादी करवा दिया, ठीक है। उसके बाद मारवाड़। मारवाड़ ने भी कर दिया था, बीकानेर ने भी कर दिया था, लेकिन जो ये जो है मेवाड़, मेवाड़ ने नहीं किया था। मेवाड़ बी नंबर में मेवाड़। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। वहां के शासक राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा था। राणा प्रताप के युद्ध के बाद मृत्यु के बाद पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर की संधि संधि की थी। जहांगीर संधि की थी। देखिए सिंपल सा बात है। हमारा जो अकबर जो था, अकबर ने क्या किया, मारवाड़ से संधि कर लिया, बीकानेर से संधि कर लिया, लेकिन ये मेवाड़ मेवाड़ से संधि नहीं कर सका, क्योंकि मेवाड़ का राजा कौन था भैया? मेवाड़ का राजा था हमारे महाराणा प्रताप जी थे। महाराणा प्रताप जी जो कि वहीं पे जिससे युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, ठीक है। 1576 में इसका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसकी ओर से कौन लड़ रहा था भैया? क्या नाम था उसका? हकीम खान। हकीम खान इसकी ओर से सेनापति था। उसके बाद अकबर की ओर से क्या नाम था उसका? सेनापति का मान सिंह थे, ठीक है। इन्होंने नहीं जीता था। उसके बाद 1615 महाराणा प्रताप जी का मृत्यु के बाद कौन? राणा अमर सिंह हुआ। उन्होंने 1615 जहांगीर से संधि कर लिया, ठीक है। किस राजपूत शासक ने मुगल के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? कौन गया? मेवाड़। मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप सिंह ने। एक और मारवाड़ के रामचंद्र सेन ने किया था। रामचंद्र सेन ने। मारवाड़ के रामचंद्र सेन ने, ठीक है। मारवाड़ के रामचंद्र सेन जी ने। क्या बोलता है? किस राजपूत शासक ने मुगल के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्र का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो मारवाड़ के रामचंद्र सेन ने। यहाँ पे कह रहा है क्या थी? स्वीकार नहीं किया, स्वतंत्र में बार बार स्वीकार नहीं किया था। तो ये भी मारवाड़ भी हो जाना चाहिए था ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस राजपूत शासक ने मुगल के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया था? वह मारवाड़ के राजा चंद्रसेन थे, ठीक है। चलिए, ये 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भद्राजुन में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसने सिवान जाना पड़ा। मुगल सेना ने उसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। उनके उपरांत राव चंद्रसेन ने सोजत पर अधिकार कर लिया। अतः अकबर ने पुनः सेना भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया। 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और महाराणा प्रताप की भांति उसने मुगलों से निरंतर संघर्ष किया था, समर्पण नहीं किया। जब समर्पण नहीं किया तो इसमें होता है मारवाड़ और ये दोनों हो जाएगा, मारवाड़ और मेवाड़ दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकबर के साथ युद्ध युद्ध करने वाली दुर्गापति देश की रानी थी, बताइए। दुर्गावती कहाँ की रानी थी भैया? ये मांडला का। विजय सबके ऊपर में पढ़ाए थे कि ये अकबर के साथ युद्ध करने में दुर्गावती रानी थी, मांडला की रानी थी, जो कि आत्महत्या कर ली थी बाद में। क्या कहते हैं, चरबोल की सेना से गिर गया ना अकबर की सेना से, इन्होंने आत्महत्या कर ली। 1564 ईस्वी में अकबर ने कारा 1585 ईस्वी में मारवाड़ से इसका हुआ था युद्ध, ठीक है। 1564 में अकबर ने कारा पूर्वी देशों के शासक आसफ खां को गंडक टंका के राज्य को जीतने के लिए भेजा था। वहां पे वो राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था, परंतु उसकी मां कौन थी? दुर्गावती राज्य पर योग्यता पूर्वक शासन कर रही थी। उसने वीरता पूर्वक शाही दल का विरोध किया था, परंतु गढ़ एवं मंडला के बीच युद्ध में वह पराजित हो गई थी, ठीक है। 1564 ईस्वी में अकबर ने कांडला एवं पूर्वी क्षेत्रों के शासक आसफ खां को गढ़ गढ़क टंका के राज्यों को जीतने के लिए भेजा, ठीक है। वहां पे राजा कौन थे भैया? वीर नारायण अल्पवयस्क थे, ठीक है। परंतु उसकी मां कौन थी? दुर्गावती थी, राज्य पर योग्यतापूर्ण शासन कर रही थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किस कारण हुई थी? अबुल फजल की मृत्यु भैया किस कारण से हुई थी? साजदा सलीम के कारण हुई थी। क्या किसके कारण हुई थी? साजदा सलीम के कारण हुई थी, ठीक है। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? साजदा सलीम के कारण हुई थी। अबुल फजल की मृत्यु भैया साजदा सलीम के कारण हुई थी, ठीक है। देखिए, जब शारदा सलीम ने विद्रोह कर इस्लामाबाद प्रयागराज में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। बोला मित्र। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेल सरदार बीरम सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दिया। अतः अबुल फजल की मृत्यु शारदा सलीम की भूमिका स्पष्ट थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें यही हुआ कि अकबर ने क्या किया, सरदार सलीम को विरोध को रोकने के लिए इन्होंने क्या कहते हैं, दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। और सरदार सलीम ने क्या किया, इशारे से ओरछा के बुंदेल राजा राजा का वीर सिंह देव को बोला, उसको मार्ग में ही अब्दुल फजल को हत्या करवा दिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न तथ्यों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को क्या है, राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक सहायक नहीं है? बताइए, कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को बोलता है राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। प्रशासकीय एकता, कानूनों की एकरूपता की वजह से वह अकबर जो है सहायक था। ये तो सहायक था ही। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न
प्रयत्न किया गया था, इसलिए वह सहायक नहीं था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अकबर की धार्मिक नीति थी, धार्मिक नीति थी। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, इस्लाम को त्याग दिया था, जिसे सम्राट को सिद्ध करने में सहायक नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। ठीक है ना। देखिए, अकबर जो पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस वक्त इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सदृढ़ता के कारण भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। इसलिए उसने हिंदू मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ठीक है। अकबर का भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न किया। ठीक है ना। अकबर भारत को क्या राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न किया। उसकी समान शासन व्यवस्था, समान अर्थ एवं लगान व्यवस्था, समान कर व्यवस्था, सभी की योग्यता के आधार पर राज्य की सेवा में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा, राजपूतों से विवाह संबंध और समान सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा और आदर तथा धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयत्न, सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग एवं विभिन्न ललित कलाओं की प्रगति तथा उनकी कला विधि से समन्वय का प्रयत्न, पर संस्कृति एकता के प्रयत्न आदि सभी ऐसे कार्य थे जो कि राष्ट्रीय हित और प्रगति के आधार पर किए गए थे। ठीक है। इस कारण अकबर को राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया गया था। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग नहीं किया था। इस्लाम धर्म को त्याग नहीं किया था। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। ठीक है। यहाँ कह रहा है इस्लाम धर्म का त्याग कर दिया था, तो ये गलत हो जाएगा। इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था उन्होंने। ठीक है। अकबर ने इस्लाम धर्म का त्याग किया था? नहीं भैया, इस्लाम धर्म का त्याग नहीं किया था। ठीक नहीं, यह सम्राट राष्ट्र को सहायक नहीं है। मौके ये सब सहायक है। बोलता है सम्राट सिद्ध, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में कौन कौन सहायक है भैया? उन्होंने प्रशासकीय एकता, कानून का एक रूपता दिखाया, इसलिए वह सम्राट सिद्ध हुआ। ठीक है। अकबर द्वारा संस्कृति एकता का प्रयत्न किया, इसलिए वह सम्राट सिद्ध हुआ। अकबर के धार्मिक नीति का उन्होंने सम्राट सिद्ध हुआ। क्या अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया? इसलिए वह अकबर ने तो इस्लाम धर्म त्यागा ही नहीं था। ठीक है। तो इसलिए यह गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे, बताइए। लोकप्रियता के कौन? मनसबदार व्यवस्था, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। मनसबदार व्यवस्था में चालू किया था, धार्मिक नीति भी शुरू किया था, भू राजस्व व्यवस्था भी उन्होंने शुरू किया था, सामाजिक सुधार भी उन्होंने शुरू किया था। इसका ये चारों सही हो जाएगा। ये दोनों चारों सही हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो भैया अकबर ने कर दिया था, जो क्या कहते हैं, जो हिंदुओं पर जजिया कर लगता था उसको भी खत्म कर दिया था इन्होंने। ठीक है। निम्नलिखित भाषाओं में किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था? प्रबुद्ध निरंकुश किसे कहा जाता है भैया? तो अकबर का प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है आइए देखते हैं। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी किनारे तक विस्तृत था। एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता इसी में निहित थी। अतः ये पर्सा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ वन की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था। ठीक है। जिसके संदर्भ में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। अच्छा, इसके इसके नजर में, कानून की दृष्टि में इसके नजर में सब कोई समान थे, इसलिए इसको क्या कहा सकता, कहा गया प्रबुद्ध निरंकुश, कहा गया प्रबुद्ध निरंकुश। ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए था उसको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। बताइए। अंबेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह हुआ, बिल्कुल सही बात। तुकारोई का युद्ध हुआ, तुकारोई का युद्ध हुआ, हाँ, तुकारोई का युद्ध हुआ, बिल्कुल। मालवा पे मुगल का मालवा पे मुगल का आक्रमण हुआ था। हाँ भैया, मालवा पे मुगल का आक्रमण हुआ था। उड़ीसा पे करकौनी की विजय हुई थी, उड़ीसा पे करकौनी की विजय बिल्कुल हुई थी। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, चारों हो जाएगा। एक दो तीन चार कौन गया भैया? चारों हो जाएगा, चारों हो जाएगा, चारों। एक दो तीन चार। अच्छा, बोल रहा पहले कौन सा हुआ था? सॉरी, पहले कौन सा हुआ था यार? ये हो जाएगा तीन। पहले था जब मालवा पे मुगल का आक्रमण हुआ। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मालवा मुगल, उसके बाद अम्बेर की राजकुमारी से उन्होंने विवाह कर लिया 1562 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ? तुकाराई का युद्ध हो गया। तो सॉरी, उड़ीसा का करकौनी विजय हुआ, फिर तुकाराई का युद्ध हो गया। ठीक है। पहला एक नंबर पे कौन गया? ये मालवा का आक्रमण। दो नंबर पे विवाह किया इन्होंने। तीसरा नंबर पे इन्होंने क्या? उड़ीसा की करकौनी विजय हो गया। ठीक है। चौथा नंबर तुकाराई का युद्ध हो गया। ठीक है। चौथा नंबर पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, अम्बेर की राजकुमारी का अम्बेर की राजकुमारी का अकबर से विवाह का 1562 ईस्वी में हुआ। ठीक है। तुकाराई का युद्ध कब? 1575 ईस्वी में हो गया। फिर मालवा पे मुगल का आक्रमण किया 1561 ईस्वी में। मालवा का मुगल पर आक्रमण किया, मालवा पर मुगल आक्रमण किया। उड़ीसा पे करकौनी की विजय का 1568 ईस्वी में हुआ। तो पहले मालवा पे आक्रमण किया, फिर विवाह किया, फिर उसके बाद क्या? उड़ीसा पे करकौनी का विजय हुआ, फिर 1555 तुकाराई का युद्ध हुआ। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा देते कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करनी चाहिए और तभी वह तभी दूसरी विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बांध हो जाए? यह अकबर ने कहा था। ठीक है। बताइए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? बताइए। अकबर ने लड़के लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। हाँ भैया, किया था, ताकि ये बाल विवाह को रोकना चाहते थे। ठीक है। अकबर ने लड़कियों को
अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी? बिल्कुल दी थी भैया, दोनों सही हो जाएगा, एक और दो, क्योंकि खुद ने प्रेम विवाह किया था। अकबर का शासन शासन जाना जाता है भैया, अकबर का शासन जाना जाता है किले क्षेत्र को जीतने के लिए नहीं भैया, अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बिल्कुल, न्यायिक प्रशासन के लिए बिल्कुल। अपने धार्मिक कट्टरता नहीं, धार्मिक नहीं, 2 और 4 हो जाएगा, कौन गया भैया? बी नंबर हो जाएगा, एक एक दो तीन, तीन क्लियर, तीनों हो जाएगा सही, ठीक है, तीनों से, लेकिन 4 नंबर नहीं होगा इसका। अकबर अपने धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं अपितु धार्मिक उदारता एवं धार्मिक संहिता के लिए जग प्रसिद्ध था, ठीक है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख था, बताइए कौन सा विभाग प्रमुख था भैया? मीर बख्शी था इसका सैन्य विभाग का प्रमुख, कौन था भैया? मीर बख्शी था, ठीक है। आगे बढ़िए। अकबर कालीन कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, अकबर का जो कालीन था वो कौन सा? मनसबदारी था व्यवस्था, वहां पे मनसबदारी व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था था, ठीक है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, बताइए क्यों? राजस्व एकत्रित करने हेतु नहीं भैया, सैनिकों को सुगमता बढ़ती नहीं, धार्मिक सद्भाव की स्थापना होती नहीं, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, ठीक है। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था, बताइए अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था भैया? मुजफ्फर खां तुर्बती था, कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बती था, ठीक है। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने उसे अपनाया था, वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल में दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा तुरंबल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के पास रहा था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति मुजफ्फर खां के तुर्बती था। दीवान आर्थिक मामले में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है। आगे बढ़िए। अकबर ने जिस मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी, बताइए। अकबर ने बोला जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया गया था वह किस देश से प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी, बताइए किससे लिया गया था? ये लिया था मंगोलिया से, किससे लिया था भैया? मंगोलिया से, ठीक है। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से ली थी। इस प्रकार सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेनाओं में किया गया था, ठीक है। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी व्यवस्था यद्यपि काफी हद तक नवीन थी, तथापि यह मूलतः मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी, ठीक है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों के बीच घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था, बिल्कुल सही है। घोड़े की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको अब बदलना आवश्यक होता था, बिल्कुल सही, ये और दो दोनों सही हो जाए, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करेगा, ठीक है। अकबर काल में हर 10 घोड़े सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे, और इसका मूल कारण यह था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक था और युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही रहता है, ठीक है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? अकबर की थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी भैया? तो भैया अकबर की थी, ठीक है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण भू राजस्व संचालन के लिए दस्तूर उल उलम तथा जब्ती खसरे पर आधारित थी। सम्राट से अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। जब्ती प्रणाली किसका था भैया? अकबर का था, ठीक है। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व में किया था, ठीक है, भू राजस्व में। अभी भू राजस्व को क्या होता है? जब्ती प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष आईने 10 साल, मतलब टोडरमल बंदोबस्त कहते हैं इसे, नाम नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन व्यवस्था को अस्थायी रूप से प्रदान किया था। इस प्रणाली का वास्तविक प्रेरणा का टोडरमल था, ठीक है। इसी कारण टोडरमल बंदोबस्त भी इसे कहते हैं। इस समय टोडरमल वित्त मंत्री था। इस समय के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पीछे पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकाल कर उस औसत का 1/3 हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था, ठीक है। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, बताइए कौन सा कर व्यवस्था बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है? बताइए जब्ती, जब एक इसका 10 साल पर 10 साल व्यवस्था, 10 साल व्यवस्था क्या कहते हैं? 10 साल व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अकबर भू राजस्व व्यवस्था के 10 साल पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बताइए भू राजस्व पद्धति को क्या कहते हैं भैया? 10 साल व्यवस्था को जानता है, तो जब्ती प्रणाली क्या हो गया? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली प्रचलन शुरू हुआ था, जो भू सर्वेक्षण भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उलमल था। जब्ती खसरे पर आधारित था, ठीक। अच्छा, जब्ती खसरे पर आधारित रहता था, ठीक ना। और यह व्यवस्था कौन सा था? ये बंदोबस्त व्यवस्था था, ठीक है। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टोडरमल संबंधित थे भैया, टोडरमल संबंधित था भैया कानून से, मालगुजारी से भैया, मालगुजारी सुधारों से था ना भैया, ठीक है।
अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था का पुनर्निर्धारण हेतु मुजफ्फर खां तुर्बती राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। तब राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूली की जाने वाली लगान राशि 1571 से 1580 के मध्य में 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत पे एक तिहाई का भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था और इसे 10 साल या मालगुजारी व्यवस्था कहा जाता है। 10 साल या मालगुजारी आईने 10 साल व्यवस्था टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। सम्राट मुगल सम्राट अकबर के संबंधित निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए, कौन सा सही उत्तर यह बताइए। तानसेन रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। तानसेन जो है ना, रामबली पांडे को मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रदान की गई पदवी थी। और क्या सही है? नहीं यार, तानसेन तो उसका नाम रखा था, दूसरे का नाम था तानसेन। क्या नाम था उनका, बताते हैं आगे। अकबर अकबर का विवाह राजा मान सिंह की बहन के साथ हुआ था। नहीं यार, इसका तो विवाह उसके था, बिहारी मल के साथ, बेटी के साथ हुआ था ना। फिर अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। हाँ भैया, अबुल फजल जो आईने अकबरी के लेखक थे। ठीक है, अबुल फजल को कौन मार दिया था भैया? अबुल फजल को उसी का एक जो है ना विद्रोही, क्या नाम था अकबर का, उन्होंने मार दिया था। ठीक है, इसको दक्षिण से बुलाया गया था इसको मारने के लिए। ये राजा टोडरमल अकबर के सेनापति के प्रधान सेनापति नहीं, टोडरमल ये सेनापति का प्रधान नहीं था, ये जो नहीं थी राजस्व विभाग का सेनापति था। ठीक है, आइए भैया आप देख लेते हैं इसका डिस्कशन। लेट्स स्टार्ट। बताइए, तानसेन का मूल नाम क्या था? तनु पांडे था। उन्होंने तानसेन नाम उपाधि ग्वालियर या रीवा के राजा ने दी थी। ठीक ना, अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। समझे, क्या नाम था? मियाँ की उपाधि थी। राजा मान सिंह की बहन बहन बाई का विवाह सलीम जहांगीर से हुआ था, ना कि अकबर से। ठीक ना, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। राजा टोडरमल दीवान वित्त मंत्री थे, ना कि भैया सेनापति थे। अतः ये सब गलती हो गया। तानसेन का मूल नाम क्या था भैया? तनु पांडे। उन्होंने तानसेन का नाम उपाधि ग्वालियर के रीवा राजा ने दी थी, ना कि अकबर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। बिल्कुल, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर खां एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में कौन सा नैरतनी की कड़ी थी? बताइए, भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर जहां अकबर के मध्य निम्नलिखित में कौन सा नैरतन कड़ी थी? बताइए, कौन सा कड़ी था भैया? ये टोडरमल का कड़ी था। ठीक है, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध पद्धति थी आईने दहसाल पद्धति, जिससे द्वारा पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? बताइए, कहाँ गया टोडरमल? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ की थी? दीन ए इलाही इन्होंने किया था 1582 ईस्वी में, एगो धर्म स्टार्ट किया था। आइए देखते हैं क्या है दीन ए इलाही। अकबर ने 1582 ईस्वी में तो तहीद ए इलाही या दीवान दीन ए इलाही की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों को मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर उसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया था। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सुहेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति था। इसका प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। ठीक है ना, प्रधान पुरोहित कौन था भैया? अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। बताइए, दीन ए इलाही कुछ ने एक नया धर्म ये चलाना चाहता था। ठीक ना, 1582 ईस्वी में। इसको जो इसका पुरोहित अबुल फजल था। ठीक है ना, इसको मात्र एक ही को हिंदू राजा था, उसका नाम था बीरबल। बीरबल ने इसको स्वीकार किया था। ठीक है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा एक चीज छूट गया था। एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हम्म, ये थोड़ा सा भूल गया। अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? सलीम के असर ने सलीम के इशारे पर था ना, शाहजादा सलीम के इशारे पे अबुल फजल की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहजादा सलीम के इशारे पे अबुल फजल की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हैं इस क्वेश्चन पे। 28 मिनट हो गए बे। दीन ए इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? दीन ए इलाही का प्रचार किसने किया था भैया? तो अकबर ने किया था। दीन ए इलाही का प्रचार अकबर ने किया था। ठीक है, दीन ए इलाही किसके समय प्रारंभ की गई थी? अकबर के समय प्रारंभ की गई थी। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही का धर्म कहा? ठीक है, किसने कहा भैया? अबुल फजल इसके पुरोहित बन गए। पुरोहित ही थे अबुल फजल, इसके पुरोहित थे, लेकिन धर्म चलाया किसने? अकबर ने चलाया था इसको। ठीक है, अपनाया कहना मात्र हिंदू धर्म अपनाया था, उसका क्या नाम था? बीरबल। इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाने का निर्माण भी अकबर ने करवाया था। आइए, इबादत खाने का निर्माण दिया। बादशाह अकबर ने धार्मिक चर्चा विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कराया था। 1575 ईस्वी में कहाँ पे कराया था भैया? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्णय कराया था। यह किस लिए? विचार विमर्श करने के लिए, धार्मिक विषयों पर। ठीक है, इबादत खाने में बादशाह की अध्यक्षता सैयद शेख एवं उलेमा धार्मिक चर्चा किया करते थे। 1578 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महाराज
महाजरनामा जारी करवाया, जिसे उसने धर्म के मामले में सर्वोच्च बना दिया गया था। महाजर को स्मिथ और बुलजमे हेग ने अचूक आज्ञा प्राप्त आज्ञा पत्र कहा, ठीक है। महाजर जारी करने के बाद अकबर ने क्या, सुल्तान आदिल या इमाम ए आदिल की उपाधि धारण के लिए, जिसे स्मिथ महोदय ने कहा था दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है। इसने स्मिथ महोदय ने क्या कहा, दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, इसे उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है इसमें यार, खींचो, टाइम भी ले रहा है। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? यह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों का चर्चा साथ अकबर चर्चा करता था, जस्ट बताएं आपको। निम्नलिखित इमारतों में कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? बताइए कौन सी कहा जाता है शान फतेहपुर की इमारत? किसे कहते थे भैया? जामा मस्जिद। क्या बोलते थे भैया? शान ए फतेहपुर कहा जाता, शान ए फतेहपुर इमारत कहता, ठीक है। मुगल बादशाह अकबर द्वारा बसाया गया शहर कौन सा? फतेहपुर सीकरी था, ठीक है। अब वर्ष 1986 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल स्थिति में सूची में भी जोड़ा गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की स्थिति फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 ईस्वी तक मुगल सम्राट की राजधानी रही थी। बताइए कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? बताइए कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? बताइए। स्वर्ण महल है भैया, पंचमहल है, जोधा भाई का महल है, लेकिन अकबर महल नहीं, अकबरी महल नहीं है भैया यहाँ पे। बताइए कौन फतेहपुर सीकरी में कौन कौन आएगा? स्वर्ण महल आ जाता है, पंचमहल आता है, जोधा भाई का महल आएगा, अकबरी महल नहीं आएगा, ठीक है। अकबर ने आगरा से लगभग 37 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में एक राजा महल किले का निर्माण आरंभ करवाया था। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी बने इस किले में गुजरात के बंगाल के शैलियों में निर्मित कई इमारतें शामिल थी। इसमें जोधाबाई महल एवं पंच महल, मरियम महल एवं दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी आदि प्रमुख है। अकबरी महल आगरा के किले में स्थित है, ठीक है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय था फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? बताइए कौन है भैया? हुमायूं का मकबरा क्या है भैया? ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ था, ठीक है। मीरक मिर्जा ग्यास के वास्तुकार थे। यह मकबरा भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, ठीक है। सुलह एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह एक कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? बताइए किसके द्वारा? अकबर के द्वारा सुलह एक कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सुलह एक कुल का सिद्धांत किसने दिया था भैया? अकबर ने दिया था, ठीक ना। अकबर की धार्मिक नीति मूल उद्देश्य था सार्वभौमिक विश्व सहिष्णुता था। इसने सुलह एक कुल की नीति दिया था, अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी। 1582 ईस्वी में सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक एक नया पंथ प्रवर्तक किया था। अकबर की सुलह एक कुल की नीति राजनीतिक उदारता एवं धार्मिक सहिष्णुता के सतत उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रदर्शित करता है, ठीक है। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल सार्वभौमिक शांति था भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बताइए किस पर आधारित है? ये भैया आपको हो जाएगा राजनीतिक उदारता पे भी है, धार्मिक सहिष्णुता पे भी है, उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण, ये सभी पर आ जाएगा। उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण पे, धार्मिक सहिष्णुता पे, राजनीतिक उदारता सब पे हो जाएगा, ठीक है। उपयोग सही पे हो जाएगा। कौन सा? सुलह एक कुल लिखा, ठीक है। बताइए किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? जौनपुर में किसके विरुद्ध फतवा जारी किया था भैया? अकबर के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया था, ठीक है, जौनपुर में। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु या काजी मुल्ला मोहम्मद यजदी ने मुसलमानों को अकबर के विरुद्ध से विद्रोह करने के लिए फतवा जारी कर दिया। ले साला। अकबर ने 1602 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। क्या 1602 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा बनाया था? बिल्कुल भैया बनाया था। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में बनाया था। नहीं भैया, जहांगीर की खुशी में जन्म नहीं बनाया था, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अकबर ने सिकरी का निर्माण फतेहपुर सिकरी का निर्माण 1568 से 1569 ईस्वी में आरंभ करवाया था। उसके बाद में गुजरात विजय 1572 1573 इसके पश्चात इस नगर के फतेहपुर सिकरी कहा जाने लगा, ठीक है। एक वर्ग से इतिहासकारों का मत यह है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सिकरी के बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, ठीक है। क्या कहता है भैया? गुजरात जब विजय करके आया था ना, उसी की खुशी में इन्होंने विजय स्तंभ के रूप में इसे इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बताइए। बुलंद दरवाजा तो भैया अभी जस्ट पता है, इसने करवाया था। जामा मस्जिद भी कराया था अकबर ने। क्या कुतुब मीनार किया था? नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। ताजमहल की शाहजहां ने करवाया था। ये दोनों नहीं हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? शिक्षा संबंधी सुधार किसने किया था भैया? अकबर ने किया था शिक्षा संबंधी सुधार, ठीक है। 34 मिनट हो गया यार। अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें पाई जाती है कहाँ पे? आगरा के किले में या पल्लव और फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा पाया जाता है, ठीक है।
फतेहपुर सिकरी में और भी दरवाजा है। कौन कौन से? हवा महल है, जोधाबाई महल है, ठीक है। आइए देखते हैं, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सिकरी में स्थित है। यहाँ पर स्थित प्रमुख इमारतें दीवान ए आम है, दीवान ए खास है, कोषागार है, जो ज्योतिषी का बैठक है, पंच महल है, खास महल है, तुर्की सुल्तान की कोठी है, जोधाबाई का महल है, हवा महल है, मरियम की कोठी है, बीरबल की कोठी है, आदि है, ठीक है। तुर्की सुल्तान का यह महल इतना सुंदर है कि एसी ब्राउन ने इसे स्थापत कला या मोती कहा था, ठीक है ना। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बताइए, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? कौन सा है? पंचमहल। पंचमहल का नक्शा किसका है? बौद्ध विहार की तरह है, ठीक है ना। अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया? बताइए, कौन सा फतेहपुर सिकरी में निर्मित इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया? जस्ट बताए थे हम लोग, पंचमहल था। कौन था भैया? पंचमहल में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था किसको? मोती महल को कराया था? नहीं भैया, पंचमहल को कराया था, पंचमहल को कराया था, ठीक है। पंचमहल, हवा महल, जोधाबाई महल, तो उसके बाद क्या है? तानसेन महल। जहांगीर महल स्थित है कहाँ पे है भैया? जहांगीर महल आगरा में स्थित है, ठीक है। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। आगरा किला हिंद इस्लामी शैली का उदाहरण नहीं है, अकबर द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था, ठीक है। अबुल फजल के अनुसार इस किले के अंदर अकबर ने लाल बलुआ पत्थर की 500 से अधिक भवनों का निर्माण करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है भैया? तो अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में स्थित है, सिकंदरा में स्थित है, ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ पे भैया? सिकंदरा में, ठीक है। अकबर का मकबरा सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने नाम पर बसाया था, ठीक है। अकबर ने इसका नाम क्या था? बहिस्ताबाद, बाहिस्ताबाद रखा था, ठीक है। अकबर मकबरा कहाँ पे? सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, इसे सुल्तान सिकंदरा लोदी ने इसे इसके नाम पर अपने नाम पर बसाया था, ठीक है। अकबर ने इसका नाम, इस शहर का नाम क्या था? बाहिस्ताबाद रखा था। इसके निर्माण की योजना अकबर ने कब बनाई थी? किंतु जहांगीर ने 1613 ईस्वी में इसे पूर्ण करवाया, ठीक है। इस मकबरे में 5 मंजिल है। इसकी प्रत्येक ऊपर की मंजिल नीचे की मंजिल के आकार में छोटी होती है। इस मकबरे की विशेषता इसका गुम्बद विहीन होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य काल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला का शाहजहां ने करवाया था, न कि अकबर ने कराया था, ठीक है। आगरा का किला कराया था भैया, इलाहाबाद का किला कराया था, लाहौर का किला कराया था, लेकिन ये दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसी अकबर काल में नहीं कराया था, बल्कि इसका निर्माण शाहजहां के शासन काल में कराया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाबर, बोलिए भैया, किसका किसका मकबरा कहाँ पे? बाबर का मकबरा कहाँ गया? बाबर का मकबरा तो काबुल में हो जाएगा गुरु। बाबर का मकबरा काबुल में हो जाएगा, क्योंकि पहले लाहौर में था, इसको फिर उखाड़ के काबुल ले गया, ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ है? जस्ट पर हम अकबर का मकबरा कहाँ गया? सिकंदरा में हो जाएगा, ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ जाएगा? सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा कहाँ हो जाएगा भैया? जहांगीर का मकबरा जो है ना, लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा आगरा में हो जाएगा। शाहजहां का मकबरा कहाँ हो जाएगा? आगरा में। क्योंकि आगरा का ताजमहल में इसी का मकबरा, इसकी कन्या का मकबरा है, ठीक है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में हो जाएगा, बाबर का मकबरा सिकंदरा में हो जाएगा, अकबर का कहाँ हो गया? सिकंदरा में हो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं? जहांगीर का लाहौर में, बाबर का कहाँ? काबुल में, ठीक है। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी तक, अकबर का 1556 से 1605 ईस्वी तक, ठीक है। जहांगीर का 1605 से 1627 ईस्वी तक, शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी तक, 1628 1658 ईस्वी तक शाहजहां का शासनकाल था, ठीक है। 1628 से 1658 शाहजहां, ठीक है। जहांगीर कहाँ में? 1605 से 1627 ईस्वी में। अकबर 56 से 1605 ईस्वी तक अकबर था ना, 56 से 1605 ईस्वी तक। 4 9 49 वर्ष शासन किया था अकबर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर बाबर का कहाँ था भैया? बाबर का भी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, काबुल में था इसका थी। अकबर कहते हैं मकबरा। हुमायूं का मकबरा कहाँ था? देखिए, हुमायूं। हुमायूं, चलिए आइए। अकबर अकबर का जस्ट पढ़ा था, अकबर का सिकंदरा में आ जाएगा, ठीक है। जहांगीर का कहाँ? लाहौर में आ जाएगा, ठीक है। ओके भाई, हुमायूं बचा, हुमायूं का दिल्ली में आ जाएगा। कहाँ? हुमायूं का दिल्ली में, ठीक है। 1 मिनट के गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, अरे भैया। इरेज 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 इरेज। अबे यार, ये क्या हो रहा है? इरेज। देखिए कहाँ गया भैया? अकबर अकबर हो गया सिकंदरा, ठीक है। बाबर हो जाएगा क्या? काबुल में, ठीक है।
बाबर को काबुल में दे दिया, ठीक है। हुमायूं को कहाँ दे दिया? हुमायूं को दे देंगे भैया लाहौर में। हुमायूं कहाँ गया? लाहौर में। हुमायूं को दे देंगे लाहौर में। हुमायूं का लाहौर में। जहांगीर कहाँ जाएगा भैया? दिल्ली में। जहांगीर का कहाँ गया मकबरा? दिल्ली में, ठीक है। जहांगीर का मकबरा दिल्ली में, ठीक है। देखिए बाबर का मकबरा कहाँ गया? काबुल में। हुमायूं का मकबरा कहाँ गया? दिल्ली में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में। जहांगीर का कहाँ गया? लाहौर में, ठीक है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? बताइए। महाभारत का फैजी ने किया था। महाभारत का अनुवाद किसने किया था फारसी में? फैजी ने किया था। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के आदेश में महाभारत के विभिन्न सदस्यों का राजनामा नाम से फारसी अनुवाद फैजी के निर्देशन में नकीब खां, बदायूनी फैजी आदि ने किया था। बदायूनी फैजी, नकीब खां आदि ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और रामायण का फैजी ने लीलावती, ठीक है, ठीक है। अतिरिक्त बदायूनी ने कौन कौन सा रामायण का किया था? फैजी ने किया था लीलावती का, तथा अबुल फजल के कालिदासम का फारसी में अनुवाद किया था, ठीक है ना। बोले रामायण का किसने किया था? अनुवाद तो बदायूनी ने किया था, ठीक है। फैजी ने किसको? लीलावती को। क्या है? निम्नलिखित में आइए, निम्नलिखित में किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? महाभारत के जस्ट आए थे, किसने किया था भैया? कहाँ गया भैया? बदायूनी। बदायूनी ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी नाम था इसका, ठीक है। महाभारत के फारसी अनुवादक शीर्षक शीर्षक है भैया, कौन हो गया? कौन गया? बदायूनी। कौन गया भैया? बदायूनी। अच्छा, राजनामा का शीर्षक क्या था? राजनामा, राजनामा, राजनामा। शीर्षक क्या था भैया? राजनामा, ठीक है। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत के फारसी अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था भैया? उसका अनुवाद ही किया था राजनामा, उसका नाम दिया था, ठीक है। अनुवादक कहलाता है कौन? अनुवादक कौन कहलाता है? राजनामा कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। 65 नंबर। राजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवादक है? राजनामा किस कौन गया? महाभारत का, ठीक है। अकबर की इच्छा के अनुसार किस रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया था? फारसी में अनुवाद का अब्दुल कादिर बदायूनी का, अब्दुल कादिर बदायूनी का किया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में किसने रामायण का फारसी, रामायण का किसने किया था भैया? कौन का रामायण भैया? अब्दुल बदायूनी ने किया था रामायण का, ठीक है। फैजी फैजी ने किया था लीलावती का, ठीक है। सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में किसको जारी कलम की उपाधि प्रदान की थी? जारी कलम की उपाधि किसको प्रदान की गई थी भैया? तो मोहम्मद हुसैन को क्या कहता? जारी कलम। जारी कलम, अरे यार घूमो ना। जारी कलम, जारी कलम को उपाधि दिया था किसको? जारी कलम को, ठीक है। मोहम्मद इसको क्या कहता है भैया? जारी कलम को उपाधि दी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा था, जिसे जगत गुरु के उपाधि से सम्मानित किया गया था, वो कौन से थे भैया? उसका नाम तो हरि विजय सूरी थी। हरि विजय सूरी जी कहाँ भी अकबर के दरबार में रहे थे, जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। कौन थे? हरि विजय सूरी थे। कौन थे भैया? हरि विजय। कौन थे? जैन धर्म से रिलेटेड थे, ठीक है। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिसका अकबर ने बहुत ही सम्मानित किया था? उसका नाम हरि विजय सूरी जी थे। इसका क्या कहते हैं? जगत गुरु के नाम से सम्मानित भी किया गया था। से आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था भैया? प्रसिद्ध चित्रकार कौन था भैया? ये दसवंत थे। दसवंत जो है ना, मुगल सम्राट के समय प्रसिद्ध चित्रकार था, ठीक है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम समकालीन भारतीय राजा था, कौन सा? एलिजाबेथ का प्रथम का समकालीन कौन था? अकबर ही थे। एलिजाबेथ एलिजाबेथ प्रथम के समकालीन कौन था भैया? अकबर था, ठीक है। भारत में से किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था भैया? गठन कब हुआ था? किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में हुआ होगा। नहीं, अकबर के काल में गठन हुआ था, ठीक ना। अकबर के काल में गठन हुआ था। देखिए इसके बाद डिस्कशन भी दिया होगा, ठीक है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर कौन था? अकबर था, ठीक है। धातुआ के दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। भारत में इस समय अकबर जो 1556 से 5 ईस्वी का शासन शासन था, ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल 1558 से 1603 ईस्वी था, मतलब समकालीन था दोनों एक दूसरे का, ठीक है। जिस मध्यकालीन इतिहास लेखकों ने अमेरिका की खोज उल्लेख किया है वह कौन थे भैया? बताइए। जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वो कौन था भैया? कौन थे भैया? अबुल फजल ने ही उसका उल्लेख किया है कि भैया अमेरिका की खोज करने वाला कौन था, ठीक है। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया था, ठीक है। अकबर के दरबार में होने वाले प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति कौन थे? उसका नाम था रॉफल फिंच था। रॉफल फिंच था। रॉफल फिंच था, ठीक है। रॉफल फिंच था, ठीक है। सर थॉमस जहांगीर के शासनकाल में आया था, ठीक है। आइए देखते हैं। रॉफल फिंच फतेहपुर सीकरी के आगरा पहुंचने वाले प्रथम अंग्रेजी व्यापारी थे। उसने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया था। 16वीं शताब्दी के व्यापारिक तथा नगर केंद्र के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया था, ठीक है। जाजिया
अकबर का शासनकाल में निम्नलिखित घटना कालानुक्रम संबंधित: जाजिया कर की समाप्ति, इबाबत खान का निर्माण, ठीक है, उसके महजत पे हस्ताक्षर, उसके दीन इलाही की स्थापना। दीन है इलाही की स्थापना सबसे पहले तो उन्होंने क्या, जाजिया कर की समाप्ति किया था, बिल्कुल भाई। इबाबत खाना का निर्माण भी कराया था, उसके बाद ही किया था, ठीक है। मजहर का हस्ताक्षर भी कराया था, दीन इलाही का स्थापना। दोनों एक दूसरे के सेम टू सेम लाइनिंग में पहले पहले इसे करा, ठीक है। आइए देखते हैं। अकबर ने जाजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में किया था, 1564 ईस्वी में किया था, ठीक ना। उन्हें फतेहपुर सीकरी 1575 ईस्वी में बायत खाना की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर विवाद करना था। अकबर ने अपने समस्त धार्मिक मामलों में अपने हाथों में लेने के लिए 1579 ईस्वी में महजरनामा की घोषणा की थी। महजरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक के तैयार में किया गया था। अकबर ने सभी धर्मों का सामंजस्य स्थापित करने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही, 1582 में इन्होंने क्या, एक नया धर्म किया। 1582 में दीन ए इलाही स्टार्ट किया था, 1579 में महजरनामा की घोषणा की थी, समझा। आइए आगे बढ़ते जाए। गोवा चर्च प्राधिकार ने 1595 में जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए भेजा, उससे संबंधित क्या सही है? यह गोवा चर्च पदाधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था भैया, बिल्कुल यह तीसरा मिशन था। यह मिशन अकबर से लाहौर में मिला था। यह मिशन पहली बार अकबर से लाहौर में मिला था, हाँ। इस मिशन में एंटोनियो मॉन्सेरेटा शामिल थे। क्या इस मिशन में एंटोनियो मॉन्सेरेटा शामिल थे? बल्कि तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। आइए इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कशन। गोवा चर्च पदाधिकारियों ने 1595 ईस्वी में पादरियों का एक दल अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए भेजा। यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया था, ठीक है। यह तीसरा मिशन था। इससे पूर्व पहला मिशन फतेहपुर सीकरी में 1580 ईस्वी में और दूसरा मिशन लाहौर में 1591 ईस्वी में हो चुका था, ठीक है ना। तीसरा मिशन भी अकबर को लाहौर में मिला था। तीसरा मिशन भी अकबर से लाहौर में ही मिला था। इस मिशन का नेतृत्व मिशनरी संत फ्रांसिस जेवियर के भतीजे जेरम जेवियर ने किया था। इस मिशन एक सदस्य एंटोनियो मार्सेटा भी था, जिसे अकबर ने अपने पुत्र मुराद के लिए ट्यूटर के रूप में रखा था, ठीक है। सिंपल सा बात है। गोवा के जो चर्च पदाधिकारी थे, इसने 3 बार से मुलाकात की थी। पहली बार मुलाकात किया सीकरी में, दूसरी बार लाहौर में, तीसरी बार फिर से लाहौर में किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर ने बंगाल था बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया। बताइए कब मिलाया उन्होंने? 1576 ईस्वी में मिलाया, ठीक है। बंगाल था बिहार को 1576 ईस्वी में मिलाया, ठीक है। 1572 ईस्वी में सुलेमान कराची की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन, दाऊद खान गद्दी पे बैठा था। दाऊद खान ने अपने स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खान को दाऊद पर आक्रमण करने के लिए था बिहार को जीतने का आदेश दिया था, ठीक है। मुनीम खान ने दाऊद को युद्ध में पराजित किया था। 1574 में बिहार पर मुगलों का अधिपत्य हो गया था, ठीक है। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, ठीक है ना। उसके बाद 12 जुलाई 1576 से टोडरमल ने दाऊद को पूर्णतः पराजित किया और इस प्रकार 1576 से बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया, ठीक है। बोलिए भैया, दाऊद कहाँ भाग गया? बंगाल भाग गया, ठीक है। तो जब देखिए सिंपल सा बात है, अकबर के काल में जब थी बिहार पे आक्रमण किया गया तो उस टाइम कहाँ यहाँ का शासक कौन था भैया? दाऊद खान था, ठीक है। और अकबर ने किसे भेजा था यहाँ पे? मुनीम खान को भेजा था। मुनीम खान यहाँ पे जीत लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे अपना अकबर का शासन स्टार्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, बिहार में भी। चलिए भैया, अब आता है जहांगीर काल। अभी टाइमिंग है 48 में, अभी 12 मिनट है। जहांगीर काल को भी देख लेते हैं, ठीक है। अरे बहुत कम ये क्वेश्चन है, खींचते हैं, चलिए 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 खींचते हैं यार। मुगल का कहीं खत्म हो जाए तो अच्छे वाली बात है। चलिए भैया, जहांगीर काल। जहांगीर के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं, जहांगीर के बारे में, ठीक है। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। इसका पहला विवाह कौन हुआ? आमेर जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री और राजा मान सिंह की बहन मानबाई से 1584 ईस्वी में हुआ था। खुसरो मानाबाई की संतान थी, ठीक है। सलीमा का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के साथ हुआ था। शहजादा खुर्रम इसका पुत्र था, ठीक है ना। आगरा के किले में 1605 में जहांगीर के राजा अभिषेक हुआ था और नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी को उपाधि धारण कर लिया था, ठीक है ना। चलिए इसका क्वेश्चन देखते जाएंगे, उसे हम जो सब आगे डिस्कशन करते जाते हैं। चलिए ठीक है। दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? बताइए, दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था भैया? तो दो अस्पा एवं सी अस्पा जहांगीर ने शुरू किया था, ठीक है। देखिए, दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना बिना जात जात पद बराए मानसबदार को अधिक सेना रखनी पड़ती थी, ठीक है ना।
मुगलों व मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक शासनकाल में हस्ताक्षरित हुआ था भैया? चित्तौड़ की संधि किस शासनकाल में हुआ था भैया? जहांगीर के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी, ठीक है। 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह, देख लीजिए, महाराणा प्रताप का बेटा कौन था? राणा अमर सिंह था। इन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य में चित्तौड़गढ़ की संधि हुई थी। इन्हें राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली, तब बादशाह जहांगीर के राणा के चित्तौड़ समेत समस्त भूभाग वापस कर दिया और अकबर के समय मुगल अध्यापित में था, ठीक है। सिंपल सा बात है, चित्तौड़गढ़ का किला उस टाइम कौन राजा बन गया? राणा अमर सिंह था। 1615 ईस्वी में जहांगीर में अधीनता स्वीकार कर लिया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्नलिखित से किसे भेजा था भैया? सर थॉमस रो को, पहले हॉकिंस को भेजा था। किसको भेजा था? हॉकिंस, सबसे पहले हॉकिंस को भेजा। आइए देखते हैं। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजे जाने वाले प्रथम अंग्रेजी राजदूत था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज था। यह शाही दरबार में 3 वर्ष तक रहा, ठीक है। सम्राट जहांगीर ने इसे 400 का मनसब प्रदान किया। इसने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से इसका विवाह करा दिया, ठीक है। सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट ने जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया था, प्रथम राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? कौन गया? विलियम हॉकिंस। अभी जस्ट पढ़े विलियम हॉकिंस के बारे में। इसका विवाह भी करा देता था यहाँ पे, ठीक है। इसको 3 साल तक अपने यहाँ रखा था। इसको इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। इसका विवाह जानते हैं किससे कराया था? इसका विवाह कराया था, क्या नाम हो गया भैया? स्त्री से विवाह कराया था सर थॉमस रो ब्रिटिश जेम्स प्रथम का था। आर्मेनिया की एक स्त्री से इसका विवाह कराया था, ठीक है। आगे बढ़े भैया। हाँ, निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने किसे जहांगीर निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी भैया? बस कहाँ गया? हॉकिंस को इन्होंने दिया था, इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में किसे इंग्लिश खां की उपाधि दी थी भैया? कहाँ गया भैया? थी कहाँ गया? हॉकिंस, यहाँ है हॉकिंस, ठीक है। ब्रिटिश राजपूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, शासनकाल में थे। बताइए कौन सा शासनकाल में आया था भैया? थॉमस रो किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में थॉमस रो आया, ठीक है। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था भैया? कहाँ गया? जहांगीर के शासनकाल में आया था थॉमस रो, ठीक है। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम राजदूत सर थॉमस रो किस बात भारत आया था भैया? ये जो है आया था 1615 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1615 ईस्वी में थॉमस रो आया था, ठीक है। आइए, सर थॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 ईस्वी को सूरत पहुंचा। जनवरी 1616 ईस्वी में राजा अजमेर में जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसे बादशाह के साथ मांडू, अहमदाबाद था अजमेर जैसे अनेक स्थानों पर जाने का अवसर मिला। वह बादशाह के साथ शिकार खेलने भी गया। वह आगरा में 1 वर्ष तक रहा, ठीक है। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू तक आया? वो कौन था? थॉमस रो था, ठीक है। अजमेर से मांडू तक रहा, 1 वर्ष उसके साथ में रहा, साथ शिकार भी खेला, ठीक है। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? अजमेर में। कहाँ दिया था? अजमेर में दिया था, ठीक है। उसका विलियम निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को उनके भारत आने के काल का विलियम हॉकिंस, बोले तो रॉफल फिंच ही आया था उसके अकबर के काल में ही आया था रॉफल फिंच। फिर आया विलियम हॉकिंस, फिर आया क्या कहते हैं था समुद्र, फिर निकोला दुटिया आया, ठीक है। देखो कौन सा आएगा? 2-1, 2-1। अच्छा, निकोलस डाल्टन, फिर उसके बाद थॉमस रो आता है, ठीक ना। विलियम हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था जो अगस्त 1608 ईस्वी में सूरत था। अप्रैल 1609 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचता है, ठीक है। रॉफल फिंच भारत आने वाला प्रथम इंग्लिश यात्री था। 1583 ईस्वी में गोवा पहुंचा था। सर थॉमस रो जो है ब्रिटिश राजदूत था जो सितंबर 1615 ईस्वी में सूरत पहुंचा था। निकोलस डाउनटन 1614 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। सबसे लास्ट में यही ना यार, 1583 ईस्वी में थॉमस रो। तो पहले क्या आया? कौन है? इंग्लिश खां का, जब 1517 में गोवा पहुंचा था, ठीक ना। तो रॉफल फिंच आएगा। रॉफल फिंच के बाद क्या कहते हैं? थॉमस रो आ जाएगा। नहीं, रॉफल फिंच के बाद ये कौन है? 1628 में कौन आ गया ये? जहांगीर के दरबार में क्या हॉकिंस आएगा, फिर कहते हैं कौन है? थॉमस रो आएगा 1615 ईस्वी में, फिर ना 1614 में, 1 साल पहले ही आ गया था ये ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया था वह कौन था भैया? डच वाला कौन था? फ्रांसिस्को पेलेस्टर था। फ्रांसिस्को पेलेस्टर था जिन्होंने क्या किया? जहांगीर के मूल्यवान का विवरण दिया था, ठीक ना। पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय आया था, ठीक है। निकोला मुनिच इटली यात्री था जो उत्तराधिकारी युद्ध के समय भारत आया था, ठीक है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय भारत आया था।
फ्रांसिस की पिलस्टर जो डच पर्यटक था जो जहांगीर के समय भारत आया था, उसने अपनी पुस्तक जहांगीर्स इंडिया द रोमस्टेनिटी ऑफ फ्रांसिस्को पिलेसट में जहांगीर के समय का अद्भुत विवरण लिखा है, ठीक है ना। पीटर मुंडी ब्रिटेन यात्री था जो शाहजहां के समय में आया था, पीटर मुंडी, ठीक है। निकोला उन्नीस इटली का था जो उत्तराधिकारी युद्ध के समय भारत आया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्न विदेशी यात्रा में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, बताइए कौन सी ने किया था भैया। जहांगीर के समय किसने किया था, ये कहते फ्रांसिस्को पिलस्टर जो डच का यात्री था, ठीक है। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है, बताइए किसका, ये बाबर का नहीं है। बाबर का कहाँ पे है भैया, काबुल में, ठीक है, काबुल में है। उसके बाद जहांगीर का भी नहीं है, जहांगीर का कहाँ है भैया, जहांगीर का लाहौर में जाएगा ना, जहांगीर का लाहौर में, जहांगीर का लाहौर में, ठीक है। सम्राट जहांगीर को कहाँ दफनाया गया भैया, जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है भैया, जहांगीर, जहांगीर क्या हो गया बाबू, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, ठीक है। चलिए, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपने प्रकाष्ठा है, जहांगीर के, जहांगीर काल में मुगल क्या कहते हैं चित्रकला एकदम प्रकाष्ठा पे था। चलिए आइए, मुगल चित्रकला जहांगीर शासनकाल में अपने प्रकाष्ठा पे पहुंच गया था, ठीक है। नेपाली चित्रकाली हस्तलिखित ग्रंथ के विषय वस्तु से संबंधित था। जहांगीर ने अपने इस बंधन से मुक्त कर दिया था। फारूकी, बेग, दौलत, मसूर, अब्दुल हसन आदि इसके काल के ऐसे चित्रकार था जिन्होंने अपनी राज कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित करवाया था, ठीक है। जहांगीर के समय उत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। सम्राट जहांगीर ने इन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्र तथा आदि नदीर उल उलमा की उपाधि धारण की थी, ठीक है, उपाधि प्रदान की थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेष चित्रकार था, जबकि अबुल हसन जो है व्यक्ति विशेष चित्रकार था। बोलेगा कौन था भैया पक्षी विशेष चित्रकार, तो उस्ताद मंसूर जी थे, ठीक है। अब्दुल हसन थे व्यक्ति विशेष चित्रकार थे। आगे बढ़ते हैं। मगर मुगल चित्रकला किसके नजर में अपने शीर्ष बिंदु पे था, बताया है जहांगीर के काल में, ठीक है। निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने जहांगीर को नादिर उल जमा की पदवी दी थी, बताइए किसने दिया था, अबुल हसन ने दिया था, ठीक है। जहांगीर कालीन निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नदीर उल असर की उपाधि दिया, नदीर उल असर किसको दिया था भैया, मंसूर को दिया था। मंसूर कौन सा था भैया, ये था मंसूर, मंसूर था क्या कहते हैं, मंसूर था क्या क्या कहते हैं पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, पक्षी विशेषज्ञ मंसूर था। और हसन, हसन क्या था, व्यक्ति विशेषज्ञ चित्रकार था, ठीक है ना। ठीक है, मुगल काल में चित्रकला ने शीर्ष बिंदु में था जहांगीर, ठीक है। इन्होंने निम्नलिखित चित्रकला में किसे जहांगीर ने नदीर उल जमा की उपाधि दिया था अबुल हसन को, क्योंकि ये मानव का व्यक्ति विशेष था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, अभी जस्ट बताते हैं। पक्षी का कौन था, मंसूर जी थे पक्षी का। और आदमी का कौन था, हसन जी। आदमी का कौन था, हसन जी था, ठीक है। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था किसने, अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया भैया, जहांगीर ने उसको पुरस्कृत कर दिया। कौन था अबुल फजल का हत्यारा कौन था भैया, सलीम, सलीम था क्या, मोहम्मद सलीम था, ठीक है। उसको पुरस्कृत किया था, ठीक है ना। 9 1650 में आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक उसने नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। जहांगीर ने अपने पक्ष में सरदारों के उच्च पद प्रदान किए थे। उनमें से कुछ अबुल फजल का हत्यारा बुंदेल सरदार वीर सिंह देव, अच्छा वीर सिंह देव को करवाया था किसने, सलीम ने किया था। अकबर की परंपरा को स्थापित रखते हुए जहांगीर ने अपना शासन उदारता आरंभ किया और गद्दी पर बैठते हुए अपने विभिन्न लोक हितकारी आदेश दिए, ठीक है। निम्नलिखित में किसने जहांगीर के विरुद्ध विरोध किया था, विरोध खुर्रम ने किया था, ठीक है, खुर्रम ने। और किसने किया था, महाबत महाबत खान ने खुर्रम ने किया था, ठीक है। महाबत खान और खुसरो ये दोनों ने किया था, खुर्रम और खुसरो, खुर्रम और खुसरो, खुर्रम और खुसरो, खुर्रम और खुसरो ने क्या किया था, जहांगीर काल में विद्रोह किया था, खुर्रम और खुसरो ने, ठीक है। 2 3 4 ये तीनों हो जाएगा ना, महाबत खान वही तो बोले, महाबत खान आया था। खुर्रम खुसरो महाबत खां, खुर्रम खुसरो मोहब्बत खां तीनों ने क्या किया था भैया, जहांगीर के काल में क्या किया था भैया, इन्होंने विद्रोह कर दिया था क्या, खुर्रम खुसरो और मोहब्बत खां, ठीक है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर की गद्दी पर बैठने के शीघ्र बाद विद्रोह किया था, ठीक है ना। जो 1606 से पराजित हो गया था। 1633 में शहजादे खुर्रम ने के विद्रोह के महाबत खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने दमन किया था, ठीक है। 1626 ईस्वी में महाबत खान जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, ठीक है। कौन कौन है, महाबत खान, खुर्रम और क्या नाम है उसका, खुर्रम, एक और किधर गया रे भैया, खुर्रम हो गया, महाबत खान हो गया, एक कौन हो गया जहांगीर का खुसरो, खुसरो, ठीक है। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था भैया, ये जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक है। निम्नलिखित कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था, नूरजहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था भैया, जहांगीर नहीं था। नूरजहां के गुट का सूत्र कौन था, गुट का सदस्य नहीं था भैया, जहांगीर। देखिए भैया, जहांगीर से विवाह के बाद नूरजहां गुट का
निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे एतमादुल्ला या मिर्जा गियास बेग, ठीक है, असमत बेगम, आसम खां, उसके बाद एम शहजादा खुर्रम। अतः यह स्पष्ट होता है कि जहांगीर गुट का सदस्य नहीं था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? बताइए कौन नहीं था? महाबत खान था? नहीं। देखिए एतमादुल्ला तो था ही, आसफ खान भी था, खुर्रम भी था, लेकिन ये महाबत खान नहीं था। महाबत खान देख लो यहाँ कौन कौन उसका था भैया। एतमादुल्ला था, मियाँ या मिर्जा, मिर्जा गियास था, मिर्जा गियास बेग था, असमत बेगम, असमत बेगम भी था जो नूरजहां की माँ थी, नूरजहां का पिता। उसके बाद आसफ खान नूरजहां का भाई एवं शाहजादा खुर्रम, बादशाह में शाहजादा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एतमादुल्ला मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? ये तो भैया नूरजहां ने बनाया, क्योंकि इसी का टीम का आदमी था वो, ठीक है। एतमादुल्ला किसने बनाया मकबरा आगरा में? भाई नूरजहां ने बनवाया, ठीक है ना। प्राचीन कारी पिटरादयूर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। प्राचीन कारी पिटरादयूर निम्नलिखित किससे संबंधित है? दीवानों में अर्थ, कीमतों, पत्थर, जड़ और फूलों की नक्काशी करना, नक्काशी करने के लिए यही फेमस है, ठीक है। दीवारों में अर्थ, कीमती पत्थर, जड़, फूलों से नक्काशी करना, ये के लिए ये प्राचीन कारी जनपिट्टा दयूर फेमस है, ठीक है। देखिए भैया, प्राचीन कारी दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़ कर फूलों को नक्काशी करने संबंधित है। धातुक यज्ञ भारत में पिट्रा दयूर नामक जराव कार्य सर्वप्रथम एतमादुल्ला के मकबरे में किया गया था, ठीक है। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबर। हाँ, बाबर कौन भाई? बाबर का इसको क्या बोलते हैं? निर्माता में स्मारक, निर्माता स्मारक बाबर भैया जामा मस्जिद संभल में इसको अति किया गया, निर्माता स्मारक किया गया, ठीक है। हुमायूं भैया, हुमायूं का हो गया भैया दीन पनाह, हुमायूं क्या गया? दीन पनाह स्मारक, दीन पनाह स्मारक था, ठीक है। अकबर का कौन सा? जहांगीर महल था बनाया गया, ठीक है। जहांगीर के लिए कहा गया अकबर के मकबरे के पूर्ण पूर्ण करवाना। अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाने का कार्य किसे? जहांगीर ने किया। अकबर ने क्या किया? जहांगीर महल बनवाया, हुमायूं ने क्या? दीन पनाह बनाया, बाबर ने क्या? जामा मस्जिद बनाया संभल में, संभलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट आता है भैया गोविंद महल। नेक्स्ट आता है गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला अप्रितम उदाहरण है। स्थित है कहाँ पे है भैया? दातिया में स्थित है, ठीक है। दातिया में स्थित है गोविंद महल। चलिए आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बताइए सम्मिलित नहीं है कौन सा, बताइए। अकबर का मकबरा, अकबर का मकबरा क्या सम्मिलित है हमारे? अकबर का मकबरा कहाँ? सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है, ठीक है। शेख शेख अलम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। शेख निजामुद्दीन वलिया का मकबरा अजमेर में नहीं है, अजमेर में नहीं है, इसका जो है ना वहाँ पे हो जाएगा क्या? दिल्ली में। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, दिल्ली में। दोस्तों शाहजहां, शाहजहां करना होगा भैया क्वेश्चन इसका। चलिए इसको आज दोनों को खत्म कर देते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। शाहजहां फाजहां भी खत्म कर देते हैं, फिर कल चलेगा इसका प्रशासन वगैरह, ठीक है। शाहजहां, चलिए सब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऊपर दिए गए मानचित्र में छाया के क्षेत्र को दर्शाता है, बताइए। सीन नंबर शाहजहां का साम्राज्य को दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था? बताइए क्या जड़ था? कंधार, कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था भैया? कंधार था, ठीक है ना। कंधार राज ईरान के शाह और मुगल के बीच संघर्ष का जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों से रखना मुगल शासक था ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठित का विषय बन गया था, ठीक है। कंधार क्या था भाई? ईरान के शाह मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ था, ठीक है। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचता है, ठीक न। किससे भैया? प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्रों के दृष्टिकोण से। ये हो जाएगा आपको क्या कहते हैं? अच्छा, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से, या सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से, ठीक है। ठीक है। शाहजहां के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से बड़ा धक्का पहुंचता है, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहां के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों का अधिकार से निकल गया, ठीक है। बनारस में इलाहाबाद के तीर्थयात्री कर समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस पंडित का नेतृत्व किया था? बताया बनारस पंडित का नेतृत्व किसने किया था भैया? एक कविंद्राचार्य, कविंद्राचार्य जी ने किया था, ठीक है। बनारस के संस्कृति और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती के शाहजहां पर राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। कविंद्र कल्पतरू उन्होंने शाहजहां के प्रसिद्धि से प्रणीत की थी, ठीक है। सरस्वती उपाधि धारक या विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इन्हें बादशाह से निवेदन कर
बनारस था इलाहाबाद के तीर्थ यात्री का कर समाप्त किया था। देखो, बनारस था इलाहाबाद के तीर्थ यात्री के लिए कर समाप्त किसने करवाया था? कविंद्र आचार्य जी ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवि था? बताइए कौन था? किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवि था? विद्वान कवि कौन था? किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी महान सभा कवि किसके शासनकाल में था? ठीक है, तो वो हो गया शाहजहां के शासनकाल में था, उसका नाम कविंद्र आचार्य जी था। ठीक ना। शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य, शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य काबुल के सीमा से सटे हुए बल्क बादशाह के एक मित्र शासक को लाना था। ठीक ना। शाहजहां के बल्क अभियान का उद्देश्य क्या था भैया? काबुल के समीप में सटे हुए बल्क और बादशाह के एक मित्र शासक को लाना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन शाहजहां के शासन का राज कवि था? शाहजहां के शासन का राज कवि कौन था भैया? कलीम था। कलीम था कौन भैया? शाहजहां के शासन का राज कवि था। ठीक है, कलीम। शाहजहां का शासन राज कवि कौन था? कलीम था। ठीक है, मुमताज महल का असली नाम क्या था भैया? मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, आसफ खां के पुत्री आरजूमंद बानो बेगम का विवाह मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र शहजादे खुर्रम के साथ हुआ था। भविष्य में आरजूमंद बानो बेगम मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध होगी। क्या? मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। हिंदू एवं ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समय में हमें देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? ताजमहल में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? दिल्ली के जामा मस्जिद किसने करवाया था? शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, दिल्ली एक वो था, एक और जामा मस्जिद था, वो था कहाँ का? ठीक, वो जो है ना, ठीक है, बाबर ने करवाया था। ठीक है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया भैया? शाहजहां ने करवाया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किया? आगरा से दिल्ली किसने किया? शाहजहां ने करवाया था, आगरा से दिल्ली। ठीक है, उसके बाद 1500 1628 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, उसके बाद अलाई दरवाजा दिल्ली किसने बनवाया था भैया? अलाई दरवाजा दिल्ली जो है ना, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अलाई दरवाजा। ठीक है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर अकबर ने करवाया था। ठीक है, उसके बाद मोती मस्जिद का निर्माण कितना? शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में करवाया था, शाहजहां ने। ठीक है, उसके बाद आइए, मोती मस्जिद दिल्ली, दिल्ली में किसने किया? औरंगजेब ने किया। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने कराया। वही मोती मस्जिद बोला आगरा में पूछेगा, शाहजहां ने करवाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया था। दिल्ली में लाल किला का शाहजहां ने करवाया था ना भैया? शाहजहां ने कराया था दिल्ली में लाल किला। लाल किला के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन था भैया? शाहजहां जाता है भैया। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट शासनकाल में? उपनिषदों का फारसी में बयां करवाया था क्या? शाहजहां ने उपनिषद का करवाया था। ठीक ना। चलिए, अकबर ने क्या किया था भैया? अकबर ने वही, क्या नाम है उसका, महाभारत और रामायण का करवाया था। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किसने शाहजहां ने बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? किसको बुलंद इकबाल की पदवी दी थी भैया? दारा सिकों को उन्होंने क्या बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। ठीक है, दारा सिकों ने किस वर्ष में अंतर्गत उपनिषदों पे फारसी का अनुवाद किया था? किस वर्ष किया था बताइए? कि दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया था? किस शीर्षक के अंतर्गत? वह था सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत उन्होंने क्या किया था भैया? उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया था। ठीक है, सिर ए अकबर के लेखक कौन थे भैया? सिर से अकबर के लेखक कौन? दारा सिको थे भैया। अधोलिखित में कौन सा एक दारा सिको की रचना है? अधोलिखित में कौन एक दारा सिको की रचना है भैया? वो था मजमल बयान था। किसमें? अधोलिखित में एक दारा सिको की रचना थी, कौन? मजमल बयान था। ठीक है, दारा सिको को किस स्थान पर दफनाया गया? दारा सिको किस स्थान पर? दिल्ली में। दारा सिको कहाँ पे दफनाया गया? दिल्ली में दफनाया गया। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। बताइए, हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था भैया? दारा सिको था। हिंदू धर्म ग्रंथों का धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला मुस्लिम कौन था भैया? दारा सिको था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णिम युग कहा था भैया? किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्णिम युग कहा दिया भैया? वो था A L श्रीवास्तव जी थे। A L श्रीवास्तव जी ने कहा दिया। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? शाहजहां को उपहार में दिया था मीर जुमला ने। आइए कोहिनूर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते। मीर जुमला का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद सईद था। वह मूल रूप से क्या था? आदिस्ताना का रहने वाला था। वह व्यापार व्यवसाय करने का उद्देश्य से गोलकुंडा चला गया था। पढ़ने में वह हीरे का व्यापारी करता था। बाद में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की सेवा में जाकर वजीर का पद प्राप्त किया। बादशाह शाहजहां ने मीर जुमला को 5,000 का मनसब तथा उसके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2,000 का मनसब प्रदान किया। उसने खिन्न होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार के साथ संपत्ति जब्त कर लिया। इससे क्रोधित होकर शेर शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकुंडा में युद्ध करने के लिए भेजा पर दोनों
दोनों में संधि हो गई। पर यहाँ पर मीर जुमला व औरंगजेब से आ मिलना। शाहजहां ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाना और उसे ख्वाजम मुअज्जम खां के पद भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मीर जुमला अपने साथ बादशाहों के लिए अमूल्य भेंट लाया। इसी अवसर पर उन्हें शाहजहां के कोहिनूर के हीरे के भेंट दी थे और जो मूल्य तथा सौंदर्य के संसार में अद्वितीय समझ जाता है। ठीक है। पता है किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? बताइए किसने किया था भैया? शाहजहां ने सिजदा पद को समाप्त कर दिया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? अधिकांश दक्कन का गवर्नर का औरंगजेब। औरंगजेब का क्या था? शाहजहां के शासनकाल में क्या कहते हैं अधिकतम समय तक वहाँ का क्या था? गवर्नर रहा। ठीक है। अब आता है औरंगजेब। चलिए औरंगजेब का भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं। मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ। ठीक है। मुगल गद्दी पे औरंगजेब के बाद शाहजहां को उत्तराधिकारी हुआ। बिल्कुल सही बात है भैया। ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम का पालन किया गया? नहीं भैया, गलत वाली बात है, ये सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए मुगल गद्दी पर शाहजहां उत्तराधिकारी औरंगजेब हुआ था, किंतु ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकारी के नियम पे नहीं, अपितु तलवार के बल से। मुगल काल में तलवार ही सत्ता का प्रतीक था। तलवार के बल पर ही वह उत्तराधिकारी निर्णय होता था। उत्तराधिकारी के कोई सुस्पष्ट नियम नहीं थे। शाहजहां साथ ही शाहजहां के पुत्रों ने दारा एवं शुजा के बाद औरंगजेब का क्रम तीसरा था। अतः कथन सत्य है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? बताइए 2 बार राज्याभिषेक अकबर किसका? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। देखिए मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। इसका पहला अभिषेक दिल्ली में 1658 ईस्वी में हुआ था। दूसरा राज्याभिषेक का हुआ था 1659 ईस्वी में हुआ था। अबुल मुजफ्फरपुर मोहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर पातशाह गाजी की उपाधि धारण कर वह मुगल बादशाह में सिंहासन पर आसीन हुआ था। बाप रे, बड़ा भयंकर नाम है। धर्मत का युद्ध निम्नलिखित में किसके बीच लड़ा गया था? धर्मत का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया भैया? औरंगजेब एवं दारा सिकों के बीच में। औरंगजेब एवं दारा सिकों के बीच धर्मत का युद्ध लड़ा है। दोनों भाई ही था। ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन निकट धर्मत नामक स्थान पर अप्रैल 1658 औरंगजेब तथा दारा सिकों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में जोधपुर के राजा हजरत जसवंत सिंह ने दारा सिकों की तरफ से तथा मुराद ने औरंगजेब की तरफ से भाग लिया था। धर्मत युद्ध में गजेब की स्थिति के काफी सदृढ़ बना दिया और शाही सेनाओं की पराजय से दारा सिकों की दुर्बलता प्रकट हुई। ठीक है। तो धर्मत का युद्ध किसके बाद? दारा सिकों और इसके औरंगजेब के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित युद्धों का अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे के दिए गए युद्धों का सही क्रम कीजिए। सरनाल का युद्ध हुआ, पहले बिलीग्राम का युद्ध हुआ, जाजाऊ का युद्ध हुआ या धर्म? सबसे पहले तो बिलीग्राम का युद्ध हो जाएगा, नहीं तो सरनाल का युद्ध होगा। फिर कौन किसका हो गया भैया? फिर हो जाएगा पहले बिलीग्राम का युद्ध होगा। बिलीग्राम का युद्ध कब हुआ था भैया? बिलीग्राम का युद्ध आपको कब हुआ था जानते हैं? बिलीग्राम का 1540 ईस्वी में था। 1540 ईस्वी में बिलीग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है। 1540 ईस्वी में शाहजहां और शाहजहां कहते हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले कौन गया? बिलग्राम का युद्ध हो गया। ठीक है। उसके बाद कौन हो गया? सरनाल का युद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद धर्मात का युद्ध हो जाएगा। फिर जजाऊ का युद्ध हो। चलिए आते हैं 1572 ईस्वी में सरनाल गुजरात का युद्ध अकबर के गुजरात अभियान के दौरान हुआ था। 1572 ईस्वी में जिसमें अकबर के नेतृत्व में मुगल सेना इब्राहिम मिर्जा को पराजित हुआ था। 1540 ईस्वी में बिलग्राम के युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हारा गया था। 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध को औरंगजेब की सेना ने दारा सिकों की सेना को पराजित किया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? बताइए धर्मत किस राज्य? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में धर्मत जो है ना दारा सिकों और क्या कहते हैं जहांगीर के बीच में बता। दारा सिकों की ओर से कौन आया था? जसवंत सिंह उसके साथ लड़ने आया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के निम्नलिखित में से घटना विचार कीजिए। देवरा की लड़ाई हुआ। पहले कौन कौन सा हुआ? पहले सबसे पहले आ जाएगा क्या? बनारस के पास शुजा का पराजय हुआ। ठीक है। उसके बाद आता है किसका? धर्मत का विजय हुआ। धर्मत का विजय होता है 2 नंबर पे। फिर उसके बाद क्या होता है? 3 नंबर सामूगढ़ की लड़ाई हो जाता है। फिर लास्ट में आता है देवगढ़ की लड़ाई। ठीक है। दिए गए होते हैं बनारस के पास सुजा के पराजय 1658 में होता है। धर्मत में विजय हुआ 1658 ईस्वी में। सामूगढ़ का लड़ाई कहते हैं 1658 सामूगढ़ की लड़ाई हो गया। देवरा की लड़ाई का 1659 ईस्वी में। ठीक है। मुगल शाहजहां जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? बताइए मुगल शाहजहां जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, बताइए कौन था भैया? सुलेमान सिको। कौन था? सुलेमान सिको कौन था भैया जो मुगल शाहजहां था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? देखिए भैया उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब से पराजित दारा सिकों के पुत्र शाहजादा सुलेमान सिको ने श्रीनगर गढ़वाल शासक पृथ्वीराज सिंह के यहाँ शरण ली थी, किंतु उसने उत्तराधिकारी मेदिनी सिंह ने उसे औरंगजेब की सौंप दिया था। ठीक है। सुलेमान सिको को ग्वालियर के किले में बंद कर दिया था। वहां उसके अफीम खिलाकर मार डाला। लेस साला अफीम खिलाकर उसको मार दिया। बताइए औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपना पिता की स्थिति दुर्बलता कर दी थी? बताइए दुर्बलता किसने? कौन था भैया? वो अकबर।
औरंगजेब के किस पुत्र ने अच्छा अकबर द्वितीय ही होगा, अकबर द्वितीय ने क्या करते हैं, पिता के विरुद्ध या राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बलता कर दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1650 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, बताइए किस पे क्या था, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1650 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था, बताइए कौन थे भैया। पुरंदर संधि पे जय सिंह की ओर से किया था। ठीक है। 1665 ईस्वी में आरा में औरंगजेब ने राजा जय सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना शिवाजी दमन करके लिए भेजा था। जय सिंह जो कछवाहा शासक थे, जो कि युद्ध और शांति दोनों कलाओं में निपुण थे। ये चतुर कूटनीतिज्ञ भी थे। जय सिंह उन्हें समझ जाया कि बीजपुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक है। अतः पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और राजगढ़ की घेराबंदी के बाद उन्होंने शिवाजी से संधि की और पुरंदर की संधि यह 1665 में हुआ था, किसके साथ, पुरंदर के सदैव शिवाजी और क्या कहते हैं जय सिंह के बीच में हुआ था। देखिए एक बार औरंगजेब के पुत्र मोहम्मद अकबर ने 1681 में विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बलता कर दी थी। अकबर ने राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध में निराश हो गया था। उसने अपने पिता के धर्मात्मा को नीति और सफलता से विश्वास न था तथा वह विचारों से उदार था। वह उसी अवसर पर मेवाड़ के राणा राजा जय सिंह और राठौर नेता मरवाड़ के दुर्गादास से उसने सामने प्रस्ताव रखा था, यदि वह अपने भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की सेना उसकी सहायता करेगी। दुर्गादास ने अकबर को अपने संरक्षण में रखा। ठीक है। राजपूताना तक खानादेश की कठिन यात्रा की, मुगल सेना की उसकी रक्षा और उसे शिवाजी के पुत्र समाज के दरबार में पहुंचाने में सफलता पाई। ठीक है। 1681 में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत आ गया, किंतु अकबर भारत भाग गया और वहीं पर औरंगजेब की अंतिम काल में मृत्यु हो गई। ठीक, ले भैया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। किस मुगल बादशाह ने जिंदा पीर कहा था भैया, जिंदा पीर किसी औरंगजेब को ही कहा था, जिंदा पीर कहा था। ठीक है। औरंगजेब को कुछ दूसरे पर लागू करना चाहता था, लेकिन उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसने व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था। वो अपने युग के प्रति पापम दृढ़तापूर्ण अलग रहता था। ठीक इस प्रकार उसके समकालीन से शाही दरवेश समझते थे तथा मुसलमान उसे क्या जिंदा पीर के रूप में मानते थे। ठीक है। निम्नलिखित में कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है भैया, कौन गया औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था, कौन गया औरंगजेब के काल में कौन आया था भैया, पीटर मुंडी शाहजहां के काल में आया था। ठीक है। थॉमस रो तो क्या था, थॉमस रो तो जहांगीर के काल में आया था। ठीक है। हॉकिंस तो उसी का जहांगीर के काल में आया था। एंटियो मोसेडेंटा यही आ जाएगा। ठीक है। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत आया था। ठीक है। विलियम हॉकिंस थॉमस रो जहांगीर के काल में आया था। वही एंटोनियो मोसेडेंटा अकबर के समय में भारत आया था भैया, यही तो अकबर के समय में आया था, तो इसका कोई नहीं हो जाएगा इनमें से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था, बताइए ब्रिटिश के विरुद्ध किसने किया था संघर्ष भैया, सर्वप्रथम तो भैया औरंगजेब ने ब्रिटिश के विरुद्ध सर्वप्रथम संघर्ष किया था। ठीक ना। मुगल का अंग्रेजों और ब्रिटिश ने पहली बार संघर्ष 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने शासनकाल में हुआ था। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान ने चौक चारनॉक सहित अंग्रेजों को हुगली से खदेड़ दिया था, ले भैया। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राजाओं को विजय किया था वो कौन सा था भैया, बताइए कौन सा था। बीजापुर में गोलकंडा जो दक्षिण का दो राजा थे जिन्होंने विजय प्राप्त किया था। ठीक है। औरंगजेब ने बीजपुर के विजय कब की थी, बीजपुर लिखिए एक बार लेते हैं। और जब औरंगजेब दूसरी बार दक्षिण के सूबेदार नियुक्त किया गया था, उसने गोलकुंडा में बीजापुर के विरुद्ध आक्रामक नीति अपनाई थी। उसने इन दोनों राज्यों को विध्वंस भी कर दिया था, किंतु जरा सिखों के परामर्श पर द्वारा भेजे शाहजहां द्वारा भेजे आदेश के अनुसार 1656 ईस्वी में गोलकुंडा में 1657 से बीजापुर के विरुद्ध उन्होंने 1656 में गोलकुंडा, 1657 में बीजापुर के विरुद्ध उन्हें युद्ध स्थगित करके संधि करनी पड़ी। बादशाह बनने के बाद उन्होंने अपनी इस अधूरी योजना को पूरा किया, गोलकुंडा में बीजापुर पर अधिपत्य स्थापित किया। ठीक ना। गोलकुंडा गोलकुंडा 1687 में, बीजापुर 1686 में किया। ठीक ना। औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खोला खोला था। ठीक ना, जिस तरह अकबर ने आसिरगढ़ के किले को खोला था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर विजय कब किया, 1686 ईस्वी में। 1686 में बीजापुर किया, 1687 में गोलकुंडा को विजय किया था। ठीक ना। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, गोलकुंडा शासक उस टाइम कौन था भैया, उस टाइम अबुल हसन कुतुब शाह था। कौन था उस टाइम, अबुल हसन कुतुब शाह था। गोलकुंडा का 1687 में उसने विजय किया था, 1687 ईस्वी में। उस टाइम यहाँ का शासक कौन था भैया, अबुल हसन कुतुब शाह था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, बताइए किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेनाओं में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किसके था, वो था भैया औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में ही सर्वाधिक हिंदू सेनापति था, बताइए। तो आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट के जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वह था भैया औरंगजेब। इन्होंने हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति सबसे अधिक की थी। ठीक है। जाजिया जिसका शासनकाल में पुनः लगाया गया, औरंगजेब के शासनकाल में पुनः जाजिया लगाया गया। ठीक है। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ क्या है, जिहाद का अर्थ है बताइए क्या था भैया,
दारू इस्लाम था, उन्होंने नया धर्म चलाया था जिहाद, उसका दारू इस्लाम नाम था, ठीक है। औरंगजेब का सुन्नी मुसलमान था और उसने अपने धार्मिक नीति संस्कारी के लाभ के किसी भी विचार से प्रभावित नहीं था। उदार दारा के विरुद्ध उन्हें सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उन्होंने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रणयत किया। इस कानून के अनुसार उन्हें प्रत्येक धर्म मुसलमानों को अल्लाह के राह पे मेहनती करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक कहा जाए गैर मुसलमान देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध जिहाद करना चाहिए, तब इसके इसके इस्लाम का राज्य दारू इस्लाम के रूप में उन्होंने परिवर्तित नहीं हो पाते, ठीक है। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन हो गया भैया? औरंगजेब ने बीवी के मकबरा का निर्माता कराया था इन्होंने, ठीक है। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था, उसने बीवी का मकबरा भी कहा जाता था। इसका स्थापित कला शैली सुपर ताजमहल पर आधारित थी, ठीक है। द्वितीय ताजमहल भी इसे कहा जाता है, किंतु ताजमहल की तुलना में यह मकबरा कम सुंदर है। ऐसा मानता है कि इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में उसके पुत्र आजम शाह के निर्देश में संपन्न हुआ था, ठीक है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है भैया, बताइए कौन सा? रबिया उद दौरानी का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा क्या कहते हैं? द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? सम्राट औरंगजेब की पुत्री कौन थी भैया? उसका था मेहरुनिस्सा के इसका औरंगजेब की पुत्री थे। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? बताइए औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी? बताइए किसको? जहां आरा को, ठीक है, जहां आरा को। औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी। जहां आरा सम्राट शाहजहां और महारानी मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी, ठीक है। संत रामदास को किसके शासनकाल में संबंधित किया जाता है? बताइए जहांगीर औरंगजेब के शासनकाल में। देखिए संत रामदास अथवा रामदास महाराज के महान संत थे। इसका जन्म 1608 में हुआ था। ये मुगल शासक जहांगीर शासक शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। इसके प्रसिद्ध औरंगजेब के काल में अधिक होने के कारण इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त औरंगजेब का गुरु रामदास सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे, जो अकबर के समकालीन थे, ठीक है। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था भैया? दिल्ली के लाल के मोती मस्जिद का औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है। दिल्ली के लाल किला मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का हम लोगों का यहाँ पे मुगल काल का सभी राजाओं के बारे में था। कल हम लोग चलेंगे मुगल कालीन प्रशासन को देखेंगे। आज के लिए वीडियो यहीं तक रहता है। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।